CUT इकोनॉमिक्स यूनिट नंबर 3 की पार्ट 3 की बात करेंगे, जहां पर हम पढ़ेंगे आगम की अवधारणाएं, साथ ही साथ एक उत्पादक का संतुलन किस प्रकार से होता है। आगम जिसको हम अलग अलग नामों से जान सकते हैं। आगम को आय भी कहते हैं, ठीक है। आगम को संप्राप्ति के नाम से भी जाना जाता है और आगम को आगत भी कहते हैं। नॉर्मली इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, इसकी कितनी अवधारणाएं हैं, अलग अलग बाजार में किस प्रकार से आगम की जो अवधारणा को स्थापित किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और इस चैप्टर से भी 3 या 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए जाते हैं इस टॉपिक से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बात करना पड़ेगा आगम, रेवेन्यू क्या होता है। तो आगम का मतलब जो आ रहा है, कैसे आ रहा है, आपने जो बेचा, इसका मतलब होता है आपने जो बेचा, उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन किया, उत्पादन करने के बाद वस्तु और सेवा को तो बेचेंगे ही, क्योंकि विक्रय करने के लिए उत्पादन किया जाए। तो बिक्री से आपको जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, जो कुछ भी बिक्री से प्राप्त हो रहा है, तो उसको हम आगम यानी कि रेवेन्यू कहते हैं। मतलब वह राशि, विक्रय राशि जिससे फर्म अपने उत्पादों को बेचकर प्राप्त करता है। डूले ने एक्सप्लेन किया है, एक फर्म का आगम उसकी बिक्री, प्राप्ति और वस्तुओं की बिक्री से मिलने वाली एक मौलिक प्राप्तियां होती हैं और प्रत्येक फर्म का उद्देश्य अधिकतम प्राप्ति करना है, जिससे अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके। और अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए उसको अधिकतम आगम प्राप्त करना होगा। उसमें से जो भी लागत आपने पढ़ा है पहले, जो भी लागत किया है, अगर कोई भी सामान 100 रुपये में बेचा जा रहा है और उसको प्रोडक्ट करने की जो है लागत 80 रुपये है, इसका मतलब ये हुआ कि 20 रुपये का लाभ हुआ। तो यहाँ पर जो 100 रुपये है इसको बोलते हैं आगम यानी कि आय, और 80 रुपये ये हो गया आपका लागत। तो बीच का डिफरेंस, तो लाभ प्राप्त करने के लिए आगम यानी कि रेवेन्यू, और साथ ही साथ लागत के बारे में पता होना जरूरी है। लागत ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हम रेवेन्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आगम को अगर समझना है, इसके 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम। कुल आगम को शॉर्टकट में बोलते हैं TR, ये हो गया MR और यहाँ हो गया आपका AR, ठीक है। सबसे पहले कुल आगम की बात करते हैं। फर्म के पास बिक्री की जितनी भी इकाइयां हैं, उन सबको बाजार में बेचा और बेचने के बाद जो भी राशि प्राप्ति, सभी इकाइयों को बेचकर जो भी राशि की प्राप्ति होती है, उसे हम कुल आगम के नाम से जानते हैं। कुल आगम का मतलब होता है बिक्री की सभी इकाइयां मल्टीप्लाई बाय उस बिक्री को उसको जिस कीमत पे बेचा, ये आगम कीमत से होता है। तो वस्तु की इकाइयां बट्टे वस्तु की प्रति इकाई कीमत गुणा कर देंगे तो कुल आगम होगा। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, किसी वस्तु की एक इकाई को 10 रुपये में बेचा जाता है और ऐसी 500 इकाइयाँ बेची जाएं तो कुल आगम कितना होगा। तो 500 इकाइयाँ बेची, एक इकाई को बेचा 10 रुपये में, इसका मतलब टोटल कितना प्राप्त हुआ, 5000 रुपये। तो इस 5000 को हम क्या बोलते हैं, आगम, टोटल रेवेन्यू। आगे बढ़ते सीमांत आगम। सीमांत मतलब एक अतिरिक्त, बिक्री की एक अतिरिक्त इकाई बेचने से जो भी अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती है, यूं कहे कि एक अतिरिक्त इकाइयों की बिक्री से कुल आगम में जो परिवर्तन होता है, उसे हम सीमांत आगम के नाम से जानते हैं। मान लीजिए पहले हम एक वस्तु को विक्रय करके हमने प्राप्त किया था 40 रुपये। अब हमने 2 वस्तुएं बेची और दोनों का टोटल मिला के हमें मिल रहा है कितना, 70 रुपये। तो यहाँ पर ये समझिए, एक बेचा तो हम मिला 40 रुपये और दूसरे को बेच के हमें केवल 30 रुपये अतिरिक्त मिल रहा है। तो ये जो 40 रुपये है, ये 30 रुपये है, इसको हम सीमांत आगम के नाम से जानते हैं, जिसकी गणना करने के लिए इस फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। या फिर दूसरा फार्मूला होता है, सीमांत आगम बराबर कुल आगम में होने वाला परिवर्तन बट्टे बिक्री की इकाइयों में होने वाला परिवर्तन। इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट है औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू, इन शॉर्ट AR, ठीक है। औसत आगम का मतलब होता है वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त होने वाला आय, प्रति इकाई बिक्री से। तो ये ध्यान में रखना होगा कि जो भी कुल आगम आप प्राप्त कर रहे हैं और जितनी भी इकाइयां बेच रहे हैं, तो बिक्री की इकाइयों से अगर कुल आगम को भाग कर देते हैं तो जो प्राप्त राशि है उसको ही हम औसत आगम कहते हैं। सीधी अर्थों में किसी भी उत्पादक प्रक्रिया में उसका जो औसत आगम होता है ना, वही वस्तु की प्रति इकाई कीमत होती है, क्योंकि बिक्री क्या है उसे भाग दें, और वही तो बिक्री क्या है जिस वस्तु की कीमत से मल्टीप्लाई कर तो ही औसत आगम कुल आगम आया। तो औसत आगम ही प्रति इकाई कीमत होती हैं। मतलब AR इज इक्वल टू प्राइस, यही प्राइस होता है, ठीक है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
औसत आगम को मांग वक्र क्यों कहा जाता है? देखिए, औसत आगम को मांग वक्र क्यों कहा जाता है? औसत आगम कोई वस्तु की प्रति इकाई कीमत के नाम से जानते हैं। यही वस्तु की क्या है यहाँ पर? प्रति इकाई कीमत। मतलब एक विक्रेता जिस कीमत पर वस्तु को बेच रहा है, मतलब एक विक्रेता बेच रहा है तो सामने वाला क्या कर रहा है? खरीद रहा है। अगर ये 10 रुपये में बेच रहा है तो ये 10 रुपये में खरीद रहा है, मतलब 10 रुपये इसके पास आ रहे हैं। तो जिस कीमत पर इसने बेचा तो इसके लिए आगम होगा और यही इसके लिए व्यय होगा, यानी कि मांग होगा। इसलिए आगम और मांग वक्र दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब जो मांग वक्र बनता है उपभोक्ता के लिए, वही उत्पादक के लिए कैसा होता है? आगम वक्र होता है, औसत आगम वक्र होता है। इसको और थोड़ा समझें तो अलग अलग बाजारों में जो आगम वक्र होता है, रेवेन्यू कर्व होता है, अलग अलग प्रकार से होता है। सबसे पहले हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे विक्रेता, बहुत सारे क्रेता होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है, पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप वस्तुएं बेची जाती हैं और साथ ही साथ उनकी वस्तु की प्रति इकाई कीमत भी हमेशा समान होती है, कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब वस्तु की प्रति इकाई कीमत समान होती है, मतलब वस्तु कितनी भी बेच दो, अगर आप एक वस्तु को बेच रहे हैं तब भी 10 रुपये के हिसाब से, और अगर 100 वस्तु बेच रहे हैं तब भी 10 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं, तो इसका मतलब होता है इस स्थिति में जो औसत आगम और जो सीमांत आगम है वो दोनों ही समान होंगे, एक जैसे होंगे, बराबर होंगे। और इस आधार पर जो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, जो आगम वक्र बनेगा, धर्म रेखा, वो हमेशा एक समान, एक सीधी रेखा में होगी, जो कि होता है एक्स अक्ष के बिल्कुल पैरेलल में, क्योंकि यहीं पर जो आगम है वही सीमांत आगम है, वही वस्तु की प्रति इकाई कीमत है। सब कुछ एक बराबर होता है, बस कुल आगम में वृद्धि होती जाती है और वो भी एक समान मात्रा में। इतना ध्यान रखिएगा। वहीं पर अगर एकाधिकार की बात करते हैं, एकाधिकार में एक ही विक्रेता होता है। विक्रेता अपने आप में बाजार होता है, वही उद्योग होता है, और एकाधिकार यानी कि विक्रेता खुद ही वस्तु की कीमत को तय करता है। लेकिन इस बाजार की सबसे बड़ा नेगेटिव साइड है कि वस्तु की कीमत को एकाधिकार तय तो कर सकता है, लेकिन वस्तु की बिक्री की मात्रा को वो तय नहीं कर सकता। क्यों? अगर अधिक लाभ कमाने के चक्कर में अगर उसने वस्तु की कीमत को ज़्यादा कर दिया तो क्रेता खरीदेंगे नहीं, क्योंकि क्रेता कभी भी अधिक कीमत देके वस्तु को खरीदने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। इस कारण से एकाधिकार को हमेशा अगर अधिक से अधिक बिक्री करनी है, अधिक से अधिक लाभ कमाना है, तो ऐसे में वस्तु की कीमत को कम रखना पड़ेगा, यानी कि कम कीमत पर ही अधिक इकाइयां बेची जा सकती हैं। तो ऐसे में एकाधिकार में आगम वक्र हमेशा ऊपर से नीचे गिरता हुआ होगा और सीमांत आगम और औसत आगम दोनों ही इस प्रकार से नीचे गिरते होंगे। सीमांत आगम माइनस में जा सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता में दोनों ना गिरते हैं ना माइनस में जाते, इतना ध्यान रखना। वहीं पर एकाधिकारी प्रतियोगिता भी एकाधिकार की तरह ही है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में बस इतना है, यहाँ पर बहुत सारे विक्रेता होते हैं, सभी विक्रेताओं में आपस में कंपटीशन होता है। ऐसे में यहाँ पर गैर कीमत प्रतियोगिता जरूर होती है, लेकिन ये ध्यान में रखना था है कि वस्तु की कीमत ना बढ़ सके, क्योंकि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो विक्रेता जो खरीदार है वो दूसरे के बाद चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी जो आगम वक्र होता है वो ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर जो आगम वक्र होता है एकाधिक की तरह उतना नीचे झुका हुआ नहीं होता है, वो ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है। फिर नेक्स्ट होता है कुल आगम और सीमांत आगम में क्या संबंध है। ध्यान में ये रखना कि कुल आगम और सीमांत आगम में जो संबंध है वो प्रत्यक्ष होता है कि कुल आगम से ही सीमांत आगम और सीमांत आगम से ही कुल आगम की गणना की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर नॉर्मल बाजार में अगर हम बात करते हैं कि जब तक हमारा कुल आगम बढ़ रहा होता है, कुल आगम बढ़ता हुआ होता है, उस टाइम तक हमारा सीमांत आगम धनात्मक होता है। जैसे ही सीमांत आगम हमारा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, उस समय कुल आगम हमारा क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। अब जैसे ही सीमांत आगम माइनस में चला जाता है, कुल आगम हमारी गिरने लग जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट जो है क्या है, आपको ध्यान रखना संबंध है कुल आगम में और सीमांत आगम में। अब इतना पढ़ लेंगे तो बात करेंगे, क्योंकि आगम उत्पादक के लिए होता है और प्रत्येक उत्पादक चाहता है कि एक ऐसा बिंदु जरूर आए जहां पर हम अपने उत्पादन प्रक्रिया बंद करें कि बहुत हो गया, इतना मैक्सिमम लिमिट है।
तो मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचने के लिए एक उत्पादक हमेशा अधिकतम लाभ की खोज में रहता है कि एक ऐसा बिंदु जहां पर हमें अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो, और अधिकतम लाभ की प्राप्ति जब होती है तो उस स्थिति को उत्पादक के संतुलन के यानी कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। सीयूटी के कोर्स में है तो बहुत सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट के, लेकिन सीयूटी ने केवल एक ही पॉइंट को रखा है कि किस प्रकार से सीमांत आगम और सीमांत लागत के द्वारा जो है किसका उत्पादक के संतुलन को दर्शाया जाएगी। उत्पादक एक आर्थिक एजेंट होता है जो उत्पत्ति के साधनों को एकत्रित करके अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तु और सेवा का उत्पादन करता है या विक्रय करता है। प्रत्येक उत्पादक अधिकतम लाभ कमाना चाहता है और लाभ की प्राप्ति करने के लिए उसको अपना आगम ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी लागत को न्यूनतम, यानी कि आगम को अधिक से अधिक रखना पड़ता है और लागत को न्यूनतम से न्यूनतम रखना पड़ता है ताकि वो अपने लाभों को बढ़ा सके। जहाँ पर जिस बिंदु पर उसको अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी वहीं पर उत्पादक संतुलन की स्थिति में आ जाता है। तो एक उत्पादक या फर्म का संतुलन कब होता है, ध्यान रखिएगा। एक उत्पादक उस समय साम्य यानी कि संतुलन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होती है जब उसको अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। अधिकतम लाभ की प्राप्ति दो स्तर पे हो सकता है, जब कुल आगम अधिक और कुल लागत कम होता है, या फिर इसकी दूसरी स्थिति होती है सीमांत आगम और सीमांत लागत के माध्यम से। अगर सीमांत आगम सीमांत लागत को समझे तो इस विधि के आधार पर उत्पादक के संतुलन को समझने के लिए दो बिंदुओं का स्पष्ट होना जरूरी है। सबसे पहला कि सीमांत आगम और सीमांत लागत दोनों ही बराबर होने चाहिए। डायग्राम में देखिए, बिंदु M पर और बिंदु E पर दोनों पर ही सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। लेकिन दो बिंदु तो समान नहीं सकता, एक ही बिंदु हो सकता है। दूसरा शर्त है सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटता हुआ होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सीमांत लागत ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, मतलब यहाँ पर लागत ज़्यादा, अब धीरे धीरे नीचे जाएगा तो लागत कम हो जाएंगी। लेकिन इसके बाद इस वाले बिंदु पे लागत पहले कम थी फिर बढ़ती चली जा रही, तो इस वाले बिंदु के बाद अगर हम प्रोडक्शन जारी रखें तो लागत बढ़ जाएगी। तो यहाँ के बाद इस बिंदु के बाद लागत ज़्यादा और आगम कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसके बाद लाभ बढ़ते हैं लेकिन इसके बाद लाभ कम हो जाएगा। तो बिंदु E हमारा सर्वोत्तम बिंदु होगा जहाँ पर एक उत्पादक को संतुलन की प्राप्ति होगी, और ये बिंदु ठीक वहाँ पर निर्धारित होता है जहाँ पर कुल आगम और कुल लागत आपस में बराबर होते हैं। तो इसी को हम उत्पादक के संतुलन की नाम से जानते हैं। तो ये था आपका इस पूरे यूनिट का 3 का कंप्लीट। मैंने 4 वीडियो में पूरे यूनिट 4 को समझा दिया है। कहीं पर भी कोई डाउट होता है जरा सा भी आपको ज़रूर बताना है और शेयर कर देना अपने दोस्तों को भी, ताकि वो भी अच्छे से तैयार कर सके। थैंक यू एंड बाय।